कैप्टन प्रिया, क्या तुम उसी गद्दार कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ की बेटी हो? लद्दाख के पठार पर, जहां सर्दियों की बर्फीली हवा हड्डियों को चीरती हुई गुजर रही थी। ये सवाल एक अग्रिम सैन्य चौकी फॉरवर्ड पोस्ट के बख्तरबंद कमांड सेंटर के माहौल को और भी जमा देने वाला था। सेना की टुकड़ी अभी अभी एक थका देने वाले युद्धाभ्यास मूल्यांकन से लौटी थी, और थके हुए सैनिकों के बीच हर तरह का शोर मानो एक पल में थम गया। दर्जनों आंखें एक साथ एक ही दिशा में घूम गईं। ये सवाल पूछने वाले थे नए नए कोर कमांडर बने 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह बख्शी। कमांड सेंटर की धुंधली रोशनी में भी उनके कंधे पर लगे 3 सितारे एक ठंडी चमक बिखेर रहे थे। उनकी स्त्री की हुई वर्दी की तरह ही उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और वे कैप्टन प्रिया शर्मा को घूर रहे थे। प्रिया शर्मा, हाई 23 वर्ष, भारतीय सैन्य अकादमी से सम्मान के साथ स्नातक, और अब मैदानी इलाकों में अनुभव हासिल कर रही एक जांबाज महिला अधिकारी। उसके नाम की पट्टी देखते ही जनरल बख्शी के मुंह से निकला पहला वाक्य ना तो कोई प्रशंसा थी और ना ही कोई प्रोत्साहन, बल्कि एक ऐसा कलंक था जो उसकी पहचान पर हमेशा के लिए चिपका दिया गया हो। प्रिया का दिल धक से होकर जैसे जमीन पर आ गिरा। उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की एक लकीर खिंच गई, लेकिन वह टूटी नहीं। इसके बजाय उसके कसकर बंद होंठ धीरे धीरे खुले। कोर कमांडर साहब, मेरे पिता गद्दार नहीं थे। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। यह गुस्से को दबाए हुए एक फौलादी आवाज थी। इस जवाब पर जनरल बख्शी के होंठ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में तन गए। नहीं थे? क्या तुम उस सच्चाई को नकार रही हो जिसे पूरी सेना जानती है? क्या यह एक बेटी का अपने पिता के लिए अंधा विश्वास है, या फिर सेना की आधिकारिक घोषणा को चुनौती देने वाली तुम्हारी हिमाकत? तुम्हारा पिता अपने साथियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागा था और दुश्मन की गोली से मारा गया। एक सैनिक के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक मौत कोई नहीं हो सकती। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि ऐसे व्यक्ति की बेटी होकर तुम यह पवित्र वर्दी पहने हुए हो। जनरल बख्शी के शब्द एक तेज धार वाले खंजर की तरह न केवल प्रिया के बल्कि उसे जानने वाले हर सैनिक के सीने में चुभ गए। फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। क्या कैप्टन प्रिया के पिता वही थे? तभी मैं सोचूं, इसकी आंखों में इतनी शक्ति क्यों है? प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। उसे खून का स्वाद महसूस हुआ, लेकिन उसने आंसू नहीं दिखाए। वह प्रशिक्षण से तपी हुई एक सैनिक थी, और सबसे बढ़कर वह कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ की बेटी थी। मेरे पिता ऐसे इंसान नहीं थे। बस करो। जनरल बख्शी ने हाथ हिलाकर प्रिया को नजरअंदाजा कर दिया, जैसे सड़क के किनारे पड़े किसी पत्थर को देखते हों। उन्होंने उससे नजरें हटा लीं और बगल में खड़े बटालियन कमांडर से पूछा, इस यूनिट का अनुशासन बहुत ढीला हो गया है। एक गद्दार की बेटी अग्रिम मोर्चे पर एक कंपनी की कमान संभाल रही है। कमांडर साहब, बेहतर होगा कि आप होश में रहें। यह कहकर जनरल बख्शी अपने दल के साथ कमांड सेंटर से बाहर निकल गए। जैसे जैसे उनके भारी जूतों की आवाज दूर होती गई, प्रिया की दुनिया खामोश और सूनी होती गई। पीछे रह गई तो बस साथियों की सहानुभूति और घृणा से भरी निगाहें और बर्फीली हवा। उस रात प्रिया सो नहीं सकी। लद्दाख का अस्थायी क्वार्टर पुराना था और उसमें बर्फीली हवाएं घुस रही थी। खिड़की से टकराती हवा की आवाज उसे अपने मृत पिता के रोने जैसी लग रही थी। उसने सेना का कंबल ओढ़ लिया और 10 साल पुरानी उस दिन की यादों में खो गई। बचपन में उसके पिता दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत इंसान थे। आईएमए से निकले एक चिंगिंग सैनिक जो हमेशा कड़क वर्दी में रहते थे, लेकिन अपनी बेटी के सामने उनकी मुस्कान बहुत कोमल हो जाती थी। प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए वे हमेशा कहते थे, प्रिया बेटा, पापा भारत माँ की रक्षा करने वाले एक सैनिक हैं, और अपनी प्रिया की रक्षा करने वाले पापा भी। पापा किसी भी हालत में तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी नहीं छोड़ेंगे, और ना ही अपने साथियों को। और वही पिता एक मिशन के दौरान अपने साथियों को छोड़कर भागते हुए मारे गए। एक गुप्त विशेष अभियान जिसका विवरण गोपनीय था, लेकिन सेना द्वारा जारी की गई आधिकारिक घोषणा स्पष्ट थी। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ का अचानक देशद्रोह और पलायन। एक 100 साल की लड़की के लिए यह सच्चाई सहन करना बहुत मुश्किल था। उसकी मां इस सदमे से बीमार पड़ गईं और कुछ समय बाद दुनिया छोड़ गईं। हर तरफ लोग उंगलियां उठाते थे। गद्दार का परिवार,
ये पहचान एक ऐसे तैतू की तरह थी जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। लेकिन प्रिया ने कभी विश्वास नहीं किया। एक पल के लिए भी उसने ये नहीं सोचा कि उसके पिता अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं। उसे अपने पिता के जीते हुए अनगिनत पदक और उनके मातहतों की आंखों में उनके लिए सम्मान याद था। इसीलिए वह एक सैनिक बनी, अपने पिता का सम्मान वापस पाने के लिए, उस दिन की सच्चाई को उजागर करने के लिए। पापा गद्दार नहीं है। उसने अंधेरे में अपनी मुट्ठी भींच ली। आज उसे अपमानित करने वाले जनरल बख्शी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह उसके पिता की ही यूनिट में थे, उस दिन के ऑपरेशन में शामिल एकमात्र जीवित व्यक्ति और एक नायक। आधिकारिक घोषणा के अनुसार कर्नल राठौड़ के भागने से मची अफरा तफरी के बीच तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल बख्शी ने यूनिट को संभाला और बचे हुए सैनिकों को बचाया। इस बहादुरी के लिए उन्हें असाधारण पदोन्नति मिली और आज वे कोर के शीर्ष पर एक 3 स्टार जनरल थे। हो सकता है कि वह सब कुछ जानता हो। संदेह का बीज अंकुरित होने लगा। आज प्रिया के प्रति जनरल बख्शी की वह ठंडी और घृणित नजर, वह केवल एक गद्दार की बेटी के लिए नहीं थी। उसमें कुछ छिपाने वाले व्यक्ति की तीखी सतर्कता और डर का मिश्रण था। प्रिया ने फैसला किया कि अगली छुट्टी में वह दिल्ली जरूर जाएगी, उस जगह जहां उसके पिता को दफनाया गया था और जहां से इस सारी त्रासदी की शुरुआत हुई थी। अध्याय 5, भोर के तारे का रहस्य। कुछ दिनों बाद बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर प्रिया ने सुबह सुबह की ट्रेन पकड़ी। जैसे ही ट्रेन लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों को छोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ी, उसका दिमाग उलझे हुए धागों के गोले की तरह हो गया था। दिल्ली छावनी स्थित सैन्य कब्रिस्तान, कब्रों की कतारों में से सबसे दूर एक कोने में अपमानित सैनिकों के लिए एक अलग जगह थी। वे राष्ट्रीय सम्मान के साथ दफनाए जाने के योग्य तो थे, लेकिन उनकी अपमानजनक मृत्यु के कारण उन्हें अन्य नायकों के साथ नहीं रखा जा सकता था। उसके पिता की कब्र उसी ठंडी जमीन पर अकेली खड़ी थी। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, भारतीय सेना। पत्थर पर श्रद्धांजलि का एक शब्द भी नहीं खुदा था। प्रिया ने अपने साथ लाया हुआ गेंदे का एक फूल पत्थर के सामने रखा और एक कड़ा सल्यूट किया। पापा, मैं आ गई, आपकी बेटी। प्रिया ठंडे पत्थर पर हाथ रखते ही उसे अपने पिता की गर्मजोशी के बजाय सर्दियों की ठंडक महसूस हुई। आज मैं जनरल बख्शी से मिली। उन्होंने मुझे मेरे सभी सैनिकों के सामने आपको गद्दार कहा। उसका गला भर आया, लेकिन प्रिया ने बोलना बंद नहीं किया। मैं ठीक हूं पापा, मैंने पिछले कई सालों में यह शब्द अनगिनत बार सुना है, लेकिन क्या आप ठीक हैं? क्या आपको इस ठंडी जमीन के नीचे गद्दार के नाम के साथ सोते हुए अन्याय महसूस नहीं होता? कब्रिस्तान की उदास हवा में केवल अनुत्तरित प्रश्न गूंजते रहे। प्रिया काफी देर तक वहीं खड़ी अपने पिता को देखती रही। तभी राठौड़ साहब ऐसे इंसान नहीं थे। पीछे से आई एक अपरिचित आवाज सुनकर प्रिया चौंक कर मुड़ी। एक झुकी हुई कमा वाला बूढ़ा आदमी, जिसने सेना की पुरानी गर्म जैकेट पहन रखी थी, वहां खड़ा था। वह कब्रिस्तान का माली लग रहा था। वह प्रिया से नहीं, बल्कि कर्नल राठौड़ की कब्र से बात कर रहा था। मैंने यहां सालों काम किया है, लेकिन मैंने कभी किसी सैनिक की आंखों में इतनी बेबसी नहीं देखी जितनी उनकी तस्वीर में है। लोग कहेंगे कि मरे हुए लोगों की आंखों में क्या भाव होते हैं, लेकिन होते हैं, यकीनन होते हैं। प्रिया अनजाने में ही उस बूढ़े आदमी के पास चली गई। बाबा, क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? तब जाकर माली ने प्रिया को देखा। उसकी झुर्रियों वाली आंखों में करुणा थी। तुम उनकी बेटी हो, बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। खासकर तुम्हारी आंखें, वैसी ही जिद्दी आंखें जो कभी नहीं झुकेंगी। माली ने एक गहरी सांस ली और कहा, कर्नल साहब के गुजरने के कुछ ही समय बाद की बात है। बारिश का दिन था। एक नौजवान फौजी आया और पूरी रात इसी कब्र के सामने बैठा रहा। बारिश में पूरी तरह भीगते हुए वह इतना दुखी होकर रो रहा था जैसे किसी ने कोई बड़ा पाप किया हो। वह इस पत्थर को पकड़कर बस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए कहता रहा। प्रिया का दिल जो से धड़कने लगा। कौन था वो सैनिक कौन था? बेटा, बहुत पुरानी बात है। रैंक तो याद नहीं, लेकिन नाम की पट्टी मैंने साफ देखी थी। बहुत ही अलग सा नाम था। माली ने आसमान की ओर देखकर कुछ याद करने की कोशिश की। हाँ, याद आया। उसका नाम था हरबख्श सिंह बख्शी।
एक पल के लिए प्रिया के दिमाग में जैसे बिजली कौन गई। हरबख्श बख्शी, वही जो उसके पिता को बचाने वाला हीरो बना था, यहां अकेले आकर एक अपराधी की तरह रोया था। यह दुहक या श्रद्धांजलि के आंसू नहीं थे। माली की गवाही के अनुसार यह निश्चित रूप से अपराध बोध के आंसू थे। माली ने अपनी जेब से कुछ निकालकर प्रिया को दिया। यह सेना की एक छोटी पुरानी डायरी थी। यह उस नौजवान फौजी से गिर गई थी। मैं उसे वापस देना चाहता था, लेकिन वह इतनी जल्दी में गया। मुझे लगा जैसे कर्नल साहब ही मुझसे कह रहे हों कि जब उनकी बेटी आए तो उसे यह दे देना। तब से मैंने इसे संभाल कर रखा है। प्रिया ने कांपते हाथों से डायरी ली। यह उसके पिता की लिखावट थी। ऑपरेशन क्षेत्र के नक्शे, कोड जैसे दिखने वाले कुछ नंबर और आखिरी पन्ने पर लिखा एक छोटा वाक्य, एक सितारा रोशनी को निगलना चाहता है। सच उत्तर में भोर के तारे के नीचे है। सितारा, सेना में सितारा का मतलब जनरल होता था और भोर का तारा शुक्र ग्रह। प्राचीन काल से ही रास्ता भटकने वालों को दिशा दिखाने वाला तारा माना जाता था। प्रिया डायरी हाथ में लिए सुन्न खड़ी थी। सब कुछ भ्रमित करने वाला था, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई थी। उसके पिता की मौत में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था और उस रहस्य की चाबी जनरल हरबख्श सिंह बख्शी के पास थी। और उसके पिता जानते थे कि एक दिन उनकी बेटी यहां आएगी और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करेगी। ठंडी हवा का एक और झोंका आया और प्रिया की वर्दी के कॉलर से टकराया, लेकिन अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसके दिल में एक आग जलने लगी थी। यह अपने पिता के लिए तड़प थी, सच्चाई के लिए एक जुनून था और एक बड़ी ताकत से लड़ने के लिए एक बेटी का गुस्सा था। अब युद्ध शुरू हो चुका था। वह अब एक गद्दार की बेटी नहीं थी। वह अपने पिता का सम्मान वापस पाने के लिए दुश्मन के इलाके में कूदने वाली एक अकेली योद्धा थी। प्रिया ने डायरी को अपनी वर्दी में सुरक्षित रखा और दृढ़ निश्चय के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। उसके कदमों में अब कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। अध्याय 12, बंकर के अंदर का सच। यूनिट में लौटने के बाद प्रिया का समय 2 हिस्सों में बंट गया। एक, हमेशा की तरह एक आदर्श सैनिक। कैप्टन प्रिया का समय प्रशिक्षण, गश्त, सैनिकों का प्रबंधन। वह बिना किसी चूक के अपने कर्तव्यों का पालन करती रही। उसके माताहत अभी भी उस पर विश्वास करते थे और वरिष्ठ अधिकारी उसकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह नहीं करते थे। जनरल बख्शी द्वारा छोड़ा गया गद्दार की बेटी का कलंक सतह के नीचे डूबता हुआ लग रहा था। लेकिन दूसरा, पिता की डायरी को सीने से लगाए बेटी प्रिया का गुप्त समय था। जब सब सो जाते तो वह अपने क्वार्टर में लैंप की धुंधली रोशनी में पुरानी डायरी खोलती। वही नंबर, नक्शे और आखिरी वाक्य, एक सितारा रोशनी को निगलना चाहता है। सच उत्तर में भोर के तारे के नीचे है। सितारा निस्संदेह जनरल बख्शी था। सेना में सितारा जनरल को कहते हैं और कंधे पर 3 सितारे लगाए वह सबसे बड़ा और सबसे चमकीला सितारा था। वह सितारा रोशनी को निगलना चाहता है। रोशनी क्या थी? उसके पिता या खुद सच्चाई? समस्या थी उत्तर में भोर के तारे के नीचे। यह बहुत अस्पष्ट और प्रतीकात्मक था। सैन्य अभियानों में भोर का तारा अक्सर किसी विशेष स्थान या मिशन के लिए एक कोडनेम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसके पिता का आखिरी मिशन, उसे उस मिशन का नाम या विवरण जानना था। उसे जानकारी तक पहुंचना था। सेना के मुख्यालय में रखे गए 10 साल पुराने ऑपरेशन के रिकॉर्ड, एक कैप्टन के अधिकार क्षेत्र से यह बिल्कुल बाहर था। तभी प्रिया के दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आया, सूबेदार मेजर बलवान सिंह, कोर मुख्यालय के रिकॉर्ड और सूचना कक्ष में काम करने वाले एक अनुभवी एनएसओ गैर। वह तब से उसके पिता कर्नल राठौड़ के साथ थे जब वे मेजर थे। जब प्रिया ने अकादमी में प्रवेश लिया था तो वे उसके पिता की जगह उससे मिलने आए थे और उसका हौसला बढ़ाया था। वे कुछ जानते होंगे या कम से कम रास्ता दिखा सकते थे। सप्ताहांत की छुट्टी का फायदा उठाकर प्रिया दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के पास पहुंची। 10 साल से ज्यादा समय के बाद मिले बलवान सिंह की जुर्रियां गहरी हो गई थीं, लेकिन उनकी दयालु मुस्कान वैसी ही थी। अरे हमारी कैप्टन प्रिया, कितनी शानदार फौजी बन गई हो। स्वर्ग में बैठे कर्नल साहब तुम्हें देखकर कितने खुश होते।
दोनों पास के एक ढाबे में बैठ गए। हालचाल पूछने और पुरानी यादें ताजा करने के बाद प्रिया ने सावधानी से मुख्य विषय छेड़ा। सूबेदार मेजर साहब, क्या आप मेरे पिता के आखिरी मिशन के बारे में कुछ जानते हैं? बलवान सिंह के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कुछ देर खिड़की से बाहर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, जानता हूं बेटा, मैंने ही उस ऑपरेशन के आदेशों का पहला ड्राफ्ट टाइप किया था। ऑपरेशन भोर का तारा। भोर का तारा। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक टॉप सीक्रेट मिशन था, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना सुना था कि यह उत्तर में दुश्मन के इलाके से किसी बड़े मुखबिर को लाने का एक गैर पारंपरिक अभियान था। कर्नल साहब टीम के लीडर थे और उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल बख्शी डिप्टी लीडर थे। टीम में केवल सबसे अनुभवी सैनिकों को ही चुना गया था। बलवान सिंह ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और चाय का घूंट भरा। किसी ने नहीं सोचा था कि परिणाम ऐसा होगा। आधिकारिक घोषणा तो तुम जानती ही हो। क्या मैं वो रिकॉर्ड देख सकती हूं? प्रिया के सीधे सवाल पर बलवान सिंह ने सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं कैप्टन, वह रिकॉर्ड केवल विशेष सूचना पहुंच वाले जनरल रैंक के अधिकारियों के लिए है, और वह भी चीफ ऑफ स्टाफ की सीधी अनुमति के बाद ही। अभी शायद केवल कोर कमांडर बख्शी साहब के पास ही उसे देखने का अधिकार है। अगर यह पता चल गया कि तुमने इसे देखने की कोशिश की, तो तुम्हारी सैन्य सेवा वहीं समाप्त हो जाएगी। यह एक अपेक्षित दीवार थी, लेकिन यह उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंची और मजबूत थी। प्रिया के चेहरे पर निराशा छा गई। बलवान सिंह ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, सच कहो तो मुझे भी यह अजीब लगा था। ऑपरेशन की समाप्ति रिपोर्ट। आमतौर पर जब इतना बड़ा ऑपरेशन विफल होता है तो एक जांच समिति बैठती है और संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन भोर का तारा को आश्चर्यजनक रूप से चुपचाप दबा दिया गया। बख्शी हीरो बन गए और सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पिता पर डाल दी गई। ऐसा लगा जैसे किसी बड़ी ताकत ने ऊपर से सब कुछ दबा दिया हो। बड़ी ताकत? ये शायद हीरो बने बख्शी और उसकी सफलता की सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे कुछ और लोग थे। कैप्टन, मैं तुम्हारी बस यहीं तक मदद कर सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पिता मेरे सैन्य जीवन में मिले सबसे सच्चे सैनिक थे। वह अपने जवानों को छोड़कर भागने वालों में से कतई नहीं थे। बलवान सिंह के अंतिम शब्दों ने प्रिया के मन में बची छोटी सी चिंगारी में घी का काम किया। लौटते समय प्रिया ने फैसला किया, अगर वह आधिकारिक तरीके से नहीं पहुंच सकती तो उसे दूसरा रास्ता खोजना होगा। उत्तर में भोर के तारे के नीचे उसके पिता द्वारा छोड़ा गया एकमात्र सुराग यह रिकॉर्ड रूम में नहीं बल्कि मौके पर ही मिलेगा। यूनिट में लौटने पर प्रिया का इंतजार एक अप्रत्याशित व्यक्ति कर रहा था। कैप्टन, कोर कमांडर साहब तुम्हें याद कर रहे हैं। यह कोर कमांडर के सीधे अधीन काम करने वाले खुफिया विभाग के मेजर राकेश राणा थे। वह जनरल बख्शी के वफादार के रूप में जाने जाते थे और अकादमी के दिनों से ही प्रिया को पसंद नहीं करते थे। खुफिया विभाग से यहां क्या काम? कोर कमांडर साहब कैप्टन के यूनिट संचालन की स्थिति को सीधे देखना चाहते हैं। उन्होंने मुझे भेजा है, इसलिए अब से सभी प्रशिक्षण और ऑपरेशन योजनाओं की रिपोर्ट मेरे माध्यम से सीधे कोर कमांडर साहब को दी जाएगी। यह असल में एक निगरानी थी। बख्शी ने हरकत शुरू कर दी थी। हो सकता है कब्रिस्तान के माली ने उसे कुछ बताया हो, या बलवान सिंह से उसकी मुलाकात का पता चल गया हो, या शायद अपने अतीत को जानने वाली एक गद्दार की बेटी का सामने आ जाना ही उसे असहज करने के लिए काफी था। मेजर राणा की निगरानी असहनीय थी। वह हर छोटी बड़ी बात में प्रिया के नेतृत्व में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता और सैनिकों के सामने उसके पिता का जिक्र करके उसे अपमानित करता। खून का असर तो होता ही है। कैप्टन, प्रिया का नेतृत्व करने का तरीका बहुत तानाशाही है। संकट की स्थिति में वह अपने जवानों को छोड़कर सबसे पहले भागेगी। सैनिकों में बेचैनी फैलने लगी। जिस कंपनी कमांडर का वे सम्मान करते थे, वह कोर कमांडर की सीधी नाराजगी का शिकार हो रही थी, और यह संदेह कि क्या वह सच में एक गद्दार की बेटी है धुंध की तरह फैलने लगा। प्रिया पूरी तरह से अकेली पड़ती जा रही थी। इस घुटन भरी निगरानी के बीच प्रिया ने अपने पिता की डायरी फिर से खोली।
ऑपरेशन भोर का तारा का उत्तरी ऑपरेशन क्षेत्र लद्दाख का अग्रिम मोर्चा रहा होगा। तो फिर भोर का तारा क्या था? उसने रात भर उन पुराने नक्शों को खंगाला जो ऑपरेशन क्षेत्र माने जाने वाले नियंत्रण रेखा लॉक के पास के थे। उसने आजादी के बाद बंद हो चुकी अनगिनत चौकियों और बंकरों के स्थानों की जांच की। तभी नक्शे के एक कोने में एक छोटा सा नाम उसकी नजर में आया, भोर का तारा चौकी। यह अब बंद हो चुकी एक पुरानी चौकी थी जो नक्शों से भी गायब हो चुकी थी। उसका दिल फिर से पागलों की तरह धड़कने लगा। यह एक ऐसी आदर्श जगह थी जहां ऑपरेशन भोर का तारा से पहले आखिरी ब्रीफिंग या अंतिम उपकरणों की जांच की गई होगी। उसके पिता ने वहां कुछ जरूर छोड़ा होगा, सच्चाई का एक टुकड़ा। सच उत्तर में भोर के तारे के नीचे है। अब पहेली का आखिरी टुकड़ा जुट गया था, उसे वहां जाना ही था। समस्या यह थी कि मेजर राणा की नजरों से कैसे बचा जाए, और बिना अनुमति के बंद हो चुकी चौकी तक पहुंचना सैन्य कानून का स्पष्ट उल्लंघन था। पकड़े जाने पर उसे न केवल वर्दी उतारनी पड़ती बल्कि उसका कोर्ट मार्शल भी होता। मौका एक अप्रत्याशित जगह से आया। कुछ दिनों बाद पूरे कोर में एक बड़े पैमाने पर रात्रि घुसपैठ प्रशिक्षण का आदेश दिया गया। प्रिया की कंपनी को दुश्मन की भूमिका निभानी थी और रात में निर्धारित रक्षा पंक्ति को तोड़ना था। प्रशिक्षण क्षेत्र संयोग से उसी पहाड़ी इलाके के पास था जहां भोर का तारा चौकी स्थित थी। मेजर राणा प्रशिक्षण नियंत्रण मुख्यालय से स्थिति पर नजर रखेंगे और सैनिक घने अंधेरे और उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनके पास प्रिया पर ध्यान देने का समय नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, उसे उसी में सब कुछ खत्म करना था। प्रशिक्षण से एक रात पहले प्रिया ने अपने सबसे भरोसेमंद सहायक कंपनी हवलदार मेजर ओम सिंह को बुलाया। ओम सिंह तब से उसके साथ थे जब वह लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुई थी और एक पिता की तरह चुपचाप उसका समर्थन करते थे। हवलदार मेजर साहब, कल प्रशिक्षण के दौरान मैं कुछ समय के लिए टुकड़ी से अलग हो जाऊंगी। लगभग 2 घंटे के लिए। एक व्यक्तिगत तो ही मिशन है। ओम सिंह ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस प्रिया की आंखों में गहराई से देखा। उनकी आंखों में चिंता के साथ साथ एक मौन विश्वास भी था। ठीक है मैडम, अगर संचार टूट जाए तो इंतजार करने का स्थान क्या होगा? भोर का तारा चौकी के नीचे की घाटी। अगर मैं 2 घंटे में वापस नहीं आती तो फैसला आपका होगा। अपना ध्यान रखना मैडम। छोटी सी बातचीत खत्म हुई और प्रिया अकेली रह गई। बाहर घना अंधेरा था। कल उसे उस अंधेरे में कूदना था, अपने पिता के सम्मान और अपने सब कुछ को दांव पर लगाकर सच्चाई की ओर सबसे खतरनाक यात्रा शुरू करनी थी। उसके हाथ में पकड़े कंपास की सुई केवल एक ही दिशा दिखा रही थी, उत्तर। अध्याय बोन, नायक और भगोड़ा। प्रशिक्षण शुरू हुआ। लद्दाख की अंधेरी और खामोश वादियों में तनाव का माहौल था। कैप्टन प्रिया के नेतृत्व में कंपनी कुशलता से फैल गई और अंधेरे में विलीन हो गई। वे भूतों की तरह बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। निगरानी की आंख मेजर राकेश राणा नियंत्रण मुख्यालय में मॉनिटर पर यह सब देख रहा था। प्रिया की हरकतें तो लोमड़ी जैसी हैं, राणा ने होंठ सिकोड़ कर कहा। लेकिन उसकी दिलचस्पी प्रशिक्षण की जीत हार में नहीं थी, बल्कि सिर्फ प्रिया की हरकतों पर थी। योजना के अनुसार जैसे ही कंपनी ने पहले लक्ष्य को पार किया, प्रिया ने एक संकेत दिया और टुकड़ी के पीछे हट गई। उसने अस्थायी रूप से ओम सिंह को कमान सौंपी और चुपचाप अंधेरे में गायब हो गई। उसके हाथ में एक राइफल, एक नक्शा और उसके पिता की पुरानी डायरी थी। अब समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी थी। भोर का तारा चौकी नक्शे में दिखाए गए स्थान से कहीं ज्यादा गहरी और दुर्गम जगह पर थी। दशकों से इंसानी कदमों से दूर रास्ता जंगली जानवरों के रास्ते में बदल गया था। घनी झाड़ियां और बेलें उसका रास्ता रोक रही थी, लेकिन प्रिया रुकी नहीं। अंधेरे में किसी जानवर की आंखों की तरह चमकती उसकी आंखें केवल एक ही लक्ष्य पर थीं। लगभग 1 घंटे के बाद जंगल के बीच से पुरानी कंटीली बाट और एक जीर्ण चौकी का ढांचा दिखाई दिया। भोर का तारा चौकी। चांदनी में यह चौकी किसी विशाल जानवर की हड्डियों के कंकाल की तरह डरावनी लग रही थी। गोलियों के निशान वाली दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां, ये समय और युद्ध के घावों को समेटे हुए एक ऐतिहासिक कब्र की तरह खड़ी थी। प्रिया ने सावधानी से अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य एक खंडहर जैसा था।
सड़ी हुई लकड़ी का फर्श, मकड़ी के जाले और जानवरों की गंदगी की मिली जुली गंध। भोर के तारे के नीचे पिता ने यहां क्या छिपाया होगा? प्रिया ने डायरी निकाली और आखिरी पन्ने को देखा। भोर के तारे के नीचे यह बहुत अस्पष्ट था। पूरी चौकी की तलाशी लेने का समय नहीं था। तभी डायरी में बने नक्शे के एक कोने में एक बहुत छोटा सा तारे का निशान उसकी नजर में आया। चौकी के बगल में बना तारा। यह चौकी से सट्टे एक छोटे कमान बंकर की ओर इशारा कर रहा था। प्रिया सीधे बंकर की ओर बढ़ी। लोहे का मोटा दरवाजा जंग खा चुका था और एक भयानक आवाज के साथ खुला। बंकर के अंदर और भी गहरा अंधेरा और ठंडक थी। टॉर्च जलाने पर एक छोटी सी जगह का नजारा सामने आया। पुराने नक्शे, संचार उपकरण और एक दीवार पर लगा छोटा सा स्टील का कैबिनेट। प्रिया ने कैबिनेट की जांच की। ताला बहुत पहले टूट चुका था। दरवाजा खोलने पर धूल भरे कुछ कागज और खाली मैगजीन ही मिले। निराशा छाने लगी। तभी टॉर्च की रोशनी कैबिनेट की भीतरी दीवार पर किसी चीज पर पड़ी। खरोंच के निशान, जैसे किसी ने किसी नुकीली चीज से एक बहुत छोटा सा तारा उकेरा हो। पिता का निशान। प्रिया ने कांपते हाथों से तारे के निशान के आसपास टटोला। स्टील की प्लेट के पीछे एक बहुत पतली दरार महसूस हुई। चाकू की नोक से दरार को चौड़ा करने पर एक छिपा हुआ छोटा सा स्थान सामने आया और उसके अंदर मोम के कागजात में कई परतों में लिपटा एक छोटा सा बंडल था। दिल गले तक आ गया था। प्रिया ने बंडल खोला। अंदर से दो चीजें निकली, एक माइक्रो कैसेट टेप और दूसरा वाटरप्रूफ प्लास्टिक में रखी कुछ तस्वीरें। टॉर्च की रोशनी में पहली तस्वीर का नजारा सामने आते ही प्रिया की सांसें रुक गई। तस्वीर में एक तनावपूर्ण लड़ाई के बीच दो सैनिक थे। एक सैनिक अपने साथियों को पीछे हटने का कवर देते हुए उन्हें निर्देश दे रहा था। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन वह मजबूत आंखें और जाना पहचाना चेहरा निस्संदेह उसके पिता कर्नल विक्रम सिंह राठौर का था। और दूसरा, वह अपने पिता के पीछे एक चट्टान की आड़ में छिपा हुआ था। डर से अपना सिर पकड़े कांप रहा था। उसके कंधे पर लगा रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल का था और वह डरा हुआ चेहरा बहुत जाना पहचाना था। यह युवा हरबख्श सिंह बख्शी था। अगली तस्वीर और भी चौंकाने वाली थी। उसके पिता को सीने में गोली लगते और गिरते हुए कैद किया गया था और उनके बगल में बख्शी उनके पिता की पिस्तौल उठाकर कहीं भाग रहा था। साथियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए। एक नायक का नहीं, बल्कि सबसे कायर गद्दार का चेहरा। सब कुछ स्पष्ट हो गया। भागने वाले उसके पिता नहीं थे, साथियों को छोड़ने वाला बख्शी था। उसके पिता सबको बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़े और मारे गए, और जीवित बचे बख्शी ने सारा दोष उसके पिता पर मढ़ दिया और खुद हीरो बन गया। एक सितारा रोशनी को निगलना चाहता है। बख्शी नामक सितारे ने उसके पिता नामक रोशनी को निगल लिया और झूठा सम्मान हासिल किया। गुस्से और दुहक का एक सैलाब उमड़ पड़ा और प्रिया की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। पापा, आप अकेले ये सब बोझ उठाते रहे। उसने सबूतों को अपनी वर्दी की भीतरी जेब में गहराई से रख लिया। अब उसे लौटना था। इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना था। तभी वहीं रुक जाओ प्रिया। बंकर के प्रवेश द्वार पर अंधेरे से एक साया उभरा। टॉर्च की रोशनी में जो चेहरा सामने आया वह मेजर राकेश राणा का था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। मेरा शक सही था। प्रशिक्षण के बहाने इस सुनसान जगह पर आने का कोई कारण तो था। गद्दार बाप की बेटी, क्या यहां सबूतों से छेड़छाड़ करने आए हो? प्रिया धीरे धीरे मुड़ी और उसका सामना किया। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, लेकिन उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। छेड़छाड़ सबूतों से नहीं, बल्कि उस सितारे के इतिहास से हुई है जिसकी तुम चापलूसी करते हो। बकवास बंद करो, राकेश चिल्लाया। उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। जब कोर कमांडर साहब ने तुम पर नजर रखने को कहा था, तभी मैं समझ गया था तुम एक सैनिक नहीं हो। तुम अपने पिता के भ्रम में जी रही एक ऐसी बीमारी हो जो सेना के अनुशासन को खराब कर रही है। बेहतर होगा कि जो तुम्हारे हाथ में है उसे चुपचाप मुझे दे दो। अगर तुम सैन्य विद्रोह के आरोप में गोली नहीं खाना चाहती। यह प्रिया ने अपनी जेब से तस्वीरें निकाली और उसे दिखाई। यह उस हरबख्श
बख्शी का असली चेहरा है, जिसे तुम भगवान की तरह पूजते हो। क्या इसे देखने के बाद भी तुम यही कहोगे? राकेश का चेहरा बिगड़ गया। उसने संकोच नहीं किया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, प्रिया पहले हरकत में आ गई। उसने बगल में रखे पुराने स्टील के कैबिनेट को लात मारकर गिरा दिया। धड़ाम की आवाज के साथ कैबिनेट राकेश के ऊपर जा गिरा। आह! इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रिया बंकर से बाहर कूद गए। बाहर अंधेरा और धुंध थी। वहीं रुक प्रिया! पीछे से राकेश के चिल्लाने की और गोलियों की आवाज आई। धाए धाए! एक गोली प्रिया के कान के पास से गुजर गई। उसने सहज रूप से खुद को नीचे झुकाया और जंगल में कूद गई। अब वह सिर्फ एक भगोड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भगोड़ी थी जिस पर उसके वरिष्ठ अधिकारी ने गोली चलाई थी। न तो वह यूनिट लौट सकती थी और न ही पकड़ी जा सकती थी। दिमाग सुन्न हो गया था। इस जीवन मरण के क्षण में केवल एक व्यक्ति का चेहरा याद आया। बलवंत सिंह द्वारा बातों बातों में लिया गया एक नाम। रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग में तैनात एक महिला जनरल, जो किसी भी बाहरी दबाव में नहीं झुकती थी और जिसे आइस विच, बर्फ की डायन कहा जाता था। उसके पिता की अकादमी की साथी, लेकिन कभी भी अपनी दोस्ती का इजहार नहीं करने वाली एक सिद्धांतवादी, मेजर जनरल अंजलि मेनन। वह इस सबूत को नजरअंदाज नहीं करेंगी। प्रिया पागलों की तरह अंधेरे में दौड़ते हुए अपनी कमर से आपातकालीन संचार उपकरण निकाला। यह एक एनक्रिप्टेड सैन्य नेटवर्क था। राकेश के पकड़ने से पहले उसके पास केवल एक बार कॉल करने का मौका था। उसने पहले से याद किए गए खुफिया विभाग के सीधे नंबर को डायल किया। घंटी जा रही थी। प्लीज प्लीज उठा लो। खुफिया विभाग। एक ठंडी महिला की आवाज आए। प्रिया हाफते हुए चिल्लाए, मेजर जनरल अंजलि मेनन से बात कराइए। ऑपरेशन भोर का तारा का एक जीवित व्यक्ति एक तत्काल रिपोर्ट देना चाहता है। रिसीवर के दूसरी तरफ एक संक्षिप्त खामोशी छा गई और फिर पहले से कहीं ज्यादा धीमी और तीखी आवाज आई, बोलो। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के दूसरी तरफ से राकेश के चिल्लाने की आवाज और टॉर्च की रोशनी नजदीक आ रही थी। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर चिल्लाया, सितारे ने रोशनी को निगल लिया है, लेकिन भोर के तारे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। सच्चाई मेरे हाथ में है, बोलो। मेजर जनरल मेनन की आवाज बर्फीली थी, लेकिन वह छोटा सा शब्द चट्टान के किनारे लटकी प्रिया के लिए एक रस्सी की तरह था। सच्चाई मेरे हाथ में है। यह कहकर प्रिया ने संचार उपकरण बंद कर दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। मेजर राणा की चेकअप टीम के जंगल में आने की आवाजें और तेज हो रही थी। अब वह एक सैनिक नहीं थी। वह सबूतों को सीने में दबाए दुश्मन के इलाके से भागने वाली एक गुमनाम भागोड़ी थी। अध्याय नाम, अदृश्य दुश्मन। भोर का तारा चौकी से प्रशिक्षण शिविर तक का रास्ता पूरब की ओर था, तो जाहिर है कि मेजर राणा उसी दिशा में घेराबंदी करेंगे। प्रिया ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया, पश्चिम की ओर, जो नियंत्रण रेखा की बाट के और भी करीब मौत की दिशा थी। लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। वह एक जानवर की तरह झुककर दौड़ी। कितनी देर दौड़ी होगी? गीली मिट्टी की गंध के बीच उसे जंग लगे लोहे की गंध आई। बाद चेतावनी के संकेतों के साथ जंग लगी कंटीली बाट अंधेरे में एक विशाल दीवार की तरह अंतहीन रूप से फैली हुई थी। कहीं कहीं बारूदी सुरंगें भी बिछी होंगी। तभी प्रिया की नजर एक चीज पर पड़ी। भारी बारिश के कारण पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे बाट के नीचे एक छोटा सा छेद बन गया था। यह जंगली सुअरों या हिरणों के आने जाने का रास्ता लग रहा था। सोचने का समय नहीं था। प्रिया पेट के बल लेटकर कीचड़ और पानी से होते हुए उस छेद से बाहर निकल गई। बाढ़ पार करते ही वह पागलों की तरह दक्षिण की ओर दौड़ी। एक सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में, सिर्फ जीने के लिए। जब उसने देखा कि पीछा करने वालों की रोशनी बाढ़ के दूसरी तरफ दूर हो रही है, तब जाकर उसने एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर हांफते हुए सांस ली। उसका पूरा शरीर पसीने और मिट्टी से लथपथ था और फेफड़े फटने को थे, लेकिन उसके हाथ वर्दी की भीतरी जेब में रखे सबूतों को कसकर पकड़े हुए थे। उसके पिता की आवाज वाला टेप और बख्शी का असली चेहरा दिखाने वाली तस्वीरें। बस यह मिल जाए तो सब कुछ बदला जा सकता था। उसी समय को कमांडर के कार्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह बख्शी फोन पर मेजर राणा की गुस्से भरी रिपोर्ट सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह किसी और की कहानी सुन रहा हो। तुमने उसे खो दिया?
माफ कीजिए जनरल साहब, वह लोमड़ी जैसी लड़की बाढ़ के नीचे एक सुरंग से निकल गई लगती है। मैं अभी तलाशी दल भेजता हूं। रहने दो, बख्शी ने राणा की बात काट दी। उसकी आवाज ठंडी और शांत थी। इस समय से तुम इस मामले से दूर रहोगे। इसे प्रशिक्षण के दौरान एक सामान्य भगोड़ा मानकर रिपोर्ट करो और यूनिट में किसी को कुछ मत बताओ। यह आधिकारिक तरीके से निपटने का मामला नहीं है। लेकिन जनरल साहब, यह एक आदेश है। बख्शी ने फोन काट दिया। फिर उसने एक और बटन दबाया और अपने सचिव से संपर्क किया। मैं बोल रहा हूं, अभी परछाई को जगाओ। लक्ष्य है कैप्टन प्रिया शर्मा, जिंदा या मुर्दा कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य के पास मौजूद चीजों को बरामद करना पहली प्राथमिकता है, चुपचाप और सफाई से। परछाई यह बख्शी द्वारा अपनी शक्ति का उपयोग करके निजी तौर पर संचालित एक अनौपचारिक खुफिया टीम थी। इसमें खुफिया एजेंसियों के सेवानिवृत्त एजेंट शामिल थे जो कानून से ऊपर थे। उन्होंने बख्शी के रास्ते में आने वाले कई लोगों को दुर्घटना या आत्महत्या का रूप देकर खत्म कर दिया था। 10 साल पहले ऑपरेशन भोर का तारा की सच्चाई जानने वाले कुछ जीवित बचे लोगों की रहस्यमय मौतों में भी उनका ही हाथ था। बख्शी खिड़की के पास खड़ा होकर अंधेरे में डूबे लद्दाख के नजारे को देखने लगा। यह 10 सालों में बनाया गया एक आदर्श महल था। वह एक कैप्टन रैंक की छोटी सी लड़की के कारण सब कुछ नहीं खो सकता था। विक्रम मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, लेकिन इस बार भी तुम ही हारोगे, हमेशा की तरह। उसकी आंखें सांप की तरह चमक उठीं। प्रिया पूरी रात चलती रही। सुबह होते होते वह नियंत्रण रेखा के क्षेत्र से बाहर निकलकर एक सुनसान गांव में पहुंची। उसकी हालत खराब थी। मिट्टी से सनी वर्दी, धंसी हुई आंखें। कोई भी उसे देखकर भगोड़ा सैनिक समझता। उसे छिपने की जरूरत थी। गांव के बाहर एक छोड़े हुए खेत के गोदाम में छिपकर प्रिया ने अपनी जेब से टेप निकाला। उसे सामग्री की जांच करने के लिए एक छोटे से टेप रिकॉर्डर की जरूरत थी, लेकिन अभी उसके पास कुछ नहीं था। तभी गोदाम के बाहर एक ट्रैक्टर की आवाज आई। एक बूढ़ा किसान सिगरेट पीने के लिए रुका था। प्रिया के मन में दुविधा हुई, मदद मांगे या छिपी रहे। बूढ़े किसान की कमर पर लटका एक पुराना रेडियो उसकी नजर में आया। यह कैसेट टेप चला सकने वाला एक पुराना मॉडल था। प्रिया ने फैसला किया और सावधानी से बाहर निकली। अचानक एक सैनिक को देखकर बूढ़ा किसान चौंक गया। कौन कौन हो तुम? बाबा, माफ करना, मैं प्रशिक्षण के दौरान रास्ता भटक गई हूं। मुझे यूनिट लौटना है, लेकिन संचार टूट गया है। क्या मैं आपका रेडियो एक बार इस्तेमाल कर सकती हूं? मुझे एक जरूरी संदेश का टेप जांचना है। प्रिया ने छेदहान असहाय दिखने की कोशिश की। बूढ़े किसान ने कुछ देशक भरी नजरों से उसे देखा, फिर सहानुभूति से कहा, अरे जवान लड़की बहुत मुश्किल में लग रही है। ठीक है, ये लो, ज्यादा देर मत लगाना। प्रिया ने धन्यवाद दिया और रेडियो लेकर गोदाम में लौट आई। उसने कांपते हाथों से टेप डाला और प्ले बटन दबाया। एक चर्च की आवाज़ के साथ 10 साल पहले की आवाजें गूंजने लगीं। सभी अल्फा पॉइंट पर पीछे हटो, मैं कवर देता हूं, जल्दी करो। यह उसके पिता की आवाज थी, एक कमांडर की घबराई हुई लेकिन स्थिर आवाज। जी कर्नल साहब, दुश्मन की गोलाबारी बहुत तेज है, हम सब मारे जाएंगे। बख्शी, होश में आओ, तुम डिप्टी लीडर हो, जवानों को लेकर पहले निकलो। नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझे बचा लीजिए। आह, यह युवा बख्शी की डरी हुई रोती हुई आवाज थी। इसके बाद गोलियों, चीखों और धमाकों की आवाजें आईं। चरण, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां मर जाऊं तो इस रिकॉर्डिंग को भोर के तारे की परछाई के नीचे जरूर। टेप वहीं खत्म हो गया। पिता की आखिरी वसीयत। प्रिया ने होन बीन चकर रोना शुरू कर दिया। दुहक के साथ साथ उसके दिल में एक जलाने वाला गुस्सा भी उठा। वह इस सच्चाई को, अपने पिता के इस सम्मान को जरूर वापस दिलाएगी। टेप को वापस अपनी जेब में रखकर प्रिया ने बूढ़े किसान को रेडियो लौटाया और सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया। बाबा, क्या यहां से जम्मू की ओर जाने वाली कोई गाड़ी मिलेगी? जम्मू? यहां से तो बहुत दूर है। खैर, मैं कस्बे के बाजार में सामान लेकर जा रहा हूं।
मैं तुम्हें हाईवे तक छोड़ सकता हूं। क्या यह किस्मत थी? प्रिया किसान के ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठ गई। ट्रैक्टर के हिचकोलों के बीच उसे मेजर जनरल मेनन के शब्द याद आए। चर्च लाइन, परित्यक्त स्टेशन। उस ट्रेन का इंतजार करो जो अब नहीं आती। परित्यक्त स्टेशन? यह कैसा निर्देश था? लेकिन अभी उसे जनरल पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसान की मदद से हाईवे पहुंचकर प्रिया ने किसी तरह एक ट्रक में लिफ्ट ली और बताए गए परित्यक्त स्टेशन की ओर चल पड़ी। स्टेशन उम्मीद से ज्यादा सुनसान था। जंग लगी पटरियां, खास से भरा प्लेटफॉर्म, जर्जर इमारत पर प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगा था। वादे के अनुसार प्रिया प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगे। 1 घंटा, 2 घंटे, समय बीतता गया। सूरज डूब रहा था। क्या सच में कोई आएगा या यह सब बख्शी का बिछाया हुआ जाल था? तभी दूर से एक कार की हेडलाइट दिखाई दी। यह कोई सैन्य वाहन नहीं था। बिना नंबर प्लेट वाला एक पुराना ट्रक स्टेशन के सामने आकर रुका। ड्राइवर की सीट से जो उतरा वह वर्दी में नहीं, बल्कि एक साधारण कामगार के कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। प्रिया ने छिपने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी का चेहरा देखते ही वह रुक गई। यह सूबेदार मेजर बलवान सिंह थे। उन्होंने घबराए हुए चेहरे से चारों ओर देखा और प्रिया को देखकर तेजी से हाथ हिलाया। जैसे ही प्रिया पास पहुंची, बलवान सिंह ने धीमी आवाज में कहा, देर के लिए माफी चाहता हूं कैप्टन, जनरल मेनन ने भेजा है। समय नहीं है। बख्शी की परछाई ने तुम्हारी गन सूंघ ली है और वे इस तरफ आ रहे हैं। मेजर जनरल मेनन खुद नहीं आएंगे। उन्होंने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को भेजकर अपनी मौजूदगी को छिपाया और साथ ही प्रिया की परीक्षा भी ली। जल्दी बैठो, हमें यहां से निकलना होगा। जैसे ही प्रिया ट्रक में बैठी, बलवान सिंह ने तेजी से गाड़ी चलाई। जैसे ही ट्रक अंधेरे में गायब होने वाला था, प्रिया ने पीछे के शीशे में देखा। 2 काली सेडान गाड़ियां चुपचाप स्टेशन में प्रवेश कर रही थीं। बख्शी की परछाई थोड़ी भी देर होती, उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की धार बह गई। अब वह सचमुच एक ऐसे रास्ते पर थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अध्याय 100, आइसविच और गोवा। बलवान सिंह का पुराना ट्रक पक्की सड़क छोड़कर एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर मुड़ गया। हिलते डुलते ट्रक में प्रिया ने पहली बार पिछले कुछ घंटों में घटी घटनाओं को बताया। भोर का तारा चौकी की खोज, मेजर राणा का पीछा और जान बचाने की जद्दोजहद। बलवान सिंह चुपचाप सुनते रहे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर उनकी कश्ती पकड़ उनके गुस्से को बयां कर रही थी। बस पहुंचने वाले हैं। काफी देर चलने के बाद ट्रक पहाड़ों में एक गहरी घाटी में दुनिया से कटे हुए एक छोटे से आश्रम के सामने रुका। अमृत धारा आश्रम। एक पुराने बोर्ड पर लिखे अक्षर चांदनी में धुंधले दिख रहे थे। यह मेजर जनरल मेनन द्वारा बताई गई सुरक्षित जगह थी। प्रिया का स्वागत एक सफेद बालों वाले साधु ने किया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस अपनी गहरी आंखों से प्रिया के थके हुए चेहरे और फुटी हुई वर्दी को देखा और चुपचाप अंदर ले गए। आश्रम छोटा लेकिन साफ सुथरा था और हवा में अगरबत्ती की गहरी सुगंध के साथ एक शांति थी जो मन को शांत कर रही थी। गम पानी से मिट्टी और खून धोने और साधु द्वारा दिए गए सादे भोजन से भूख मिटाने के बाद प्रिया का तनाव कम हुआ और उसका शरीर भारी महसूस होने लगा। एक कोने में चुपचाप बैठे बलवान सिंह ने कहा, यहाँ के मुख्य साधु जनरल मेनन के परिवार के करीबी हैं। कहते हैं कि जनरल के दादा ने आजादी के समय इनकी जान बचाई थी। ये जगह दुनिया से कटी हुई है। बख्शी की परछाई यहां आसानी से नहीं पहुंच सकती। सुरक्षित। इस एक शब्द ने पिछले कुछ दिनों से तनाव में जी रही प्रिया को तोड़ दिया। वह अनजाने में ही गहरी नींद में सो गई। सपने में उसने अपने पिता को देखा, खून से लथपथ गिरते हुए नहीं, बल्कि प्यार से उसका सिर सहलाते हुए। कितनी देर सोई होगी? दरवाजा खुलने की आवाज से प्रिया की आंखें खुल गईं। घने अंधेरे में मोमबत्ती की परछाई की तरह एक व्यक्ति अंदर आया। वर्दी में नहीं, बल्कि एक सादे काले सूट में। एक ठंडा और तीक्ष्ण बौद्धिक चेहरा। आइसविच मेजर जनरल अंजलि मेनन। वह एक कुर्सी पर बैठ गईं और नींद से जागी प्रिया को चुपचाप देखती रही। उनकी नजरें भेदने वाली और तीखी थीं और उनमें दया का कोई भाव नहीं था। कैप्टन प्रिया शर्मा, उन्होंने कहा, रिपोर्ट करो। केवल मेरे सवालों का जवाब देना। भावनाओं को छोड़कर सिर्फ तथ्य बताओ। इसके बाद एक कठोर पूछताछ शुरू हुई।
अंजलि ने प्रिया के भागने के रास्ते, राकेश के साथ टकराव, सबूतों की खोज, हर चीज के बारे में गहराई से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दुश्मन से पूछताछ कर रही हों जिस पर उन्हें विश्वास ना हो। जब भी प्रिया थोड़ी भावुक होती या अनुमान लगाती तो वे बेरहमी से उसकी बात काट देती। क्या पिता का सम्मान वापस पाने की निजी भावना ने तुम्हारे फैसले को प्रभावित किया? नहीं मैडम, मैंने एक सैनिक के रूप में केवल सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। क्या तुमने यह नहीं सोचा कि यह सच्चाई पूरी सेना के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है और संगठन को हिला सकती है? मेरा मानना है कि अगर संक्रमित हिस्से को नहीं काटा गया तो पूरा संगठन सड़ जाएगा। प्रिया ने पीछे हटे बिना अंजलि की आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद अंजलि ने अंततः कहा, ठीक है, तुम्हारी आंखों में वही आंख है, बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसी। ये उनकी पहली और एकमात्र स्वीकृति थी। सबूत दिखाओ। जैसे ही प्रिया ने तस्वीरें और टेप निकाला, बलवान सिंह एक छोटा टेप रिकॉर्डर और मैग्नीफाइंग ग्लास ले आए। अंजलि ने पहले तस्वीरों को देखा। पुरानी तस्वीरों में बख्शी के कायर चेहरे और अपने पिता के वीर अंतिम क्षणों को देखते हुए उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। और फिर टेप चलाया गया। छोटे से कमरे में 10 साल पहले की त्रासदी फिर से जीवित हो उठी। गोलियों की आवाज, चीखें और 3 लोगों की आवाजें। जब सब खत्म हुआ तो कमरे में भारी खामोशी थी। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उनके बर्फीले चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी दरार दिखाई दी। यह गुस्से जैसी भावना थी। मैं बहुत पहले से बख्शी पर शक कर रही थी, अंजलि ने अंततः कहा। उसकी पदोन्नति की गति असामान्य थी और उसका पूरा करियर ऑपरेशन भोर का तारा की एक ही वीरगाथा प्रतीका था। और उस ऑपरेशन के जीवित बचे लोग बहुत सफाई से गायब हो गए। दुर्घटना, बीमारी, गुमनामी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। उन्होंने प्रिया को देखा, लेकिन मेरे पास सिर्फ शक था, कोई सबूत नहीं था। कैप्टन, तुमने वह निर्णायक सबूत ला दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए मैडम? अगर हम यह सबूत पेश करते हैं? बिल्कुल नहीं, अंजलि ने प्रिया की बात काट दी। बख्शी अब एक बहुत बड़ी हस्ती है। सेना के साथ साथ सरकार और संसद में भी उसके लोग हैं। जिस क्षण हम यह सबूत आधिकारिक तौर पर पेश करेंगे, वे यह कहानी गढ़ देंगे कि एक गद्दार की बेटी ने बदले की भावना से सबूतों से छेड़छाड़ की है और सब कुछ दबा देंगे। तुम्हें सैन्य रहस्य लीक करने और विद्रोह के आरोप में कोर्ट मार्शल किया जाएगा और हम बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? प्रिया की आवाज में निराशा थी। हमें सीधे नहीं लड़ना है। उनके बनाए खेल में हम हर बार हारेंगे। हमें अपना खेल बनाना होगा। अंजलि की आंखें ठंड से चमक उठी। तुम्हें टेप में अपने पिता के आखिरी शब्द याद है? उन्होंने कहा था कि यह रिकॉर्डिंग चरण को दे देना। तस्वीरें और टेप शक्तिशाली हैं, लेकिन बख्शी उन्हें मनगढ़ंत बता सकता है। लेकिन अगर उस समय का एक जीवित गवाह सामने आकर कहता है कि यह सबूत असली है, तो कहानी बदल जाएगी। जनता और मीडिया का दबाव बख्शी भी नहीं झेल पाएगा। हमारा लक्ष्य एक ही है, टेप में उल्लिखित चरण को खोजना। मिशन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। बलवान सिंह ने तुरंत लैपटॉप खोला। उनके पास सैन्य कर्मियों के डेटाबेस तक पहुंचने का अपना एक गुप्त रास्ता था। ऑपरेशन के समय कर्नल राठौड़ की सीधी कमान में चरण नाम का केवल एक हवलदार था, हवलदार चरण सिंह। ऑपरेशन के 1 महीने बाद एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने और आदेश न मानने के आरोप में उसे सेना से अपमानित करके निकाल दिया गया था। मिल गया। बलवान सिंह की आवाज में जोर था। जीवित गवाह, वह व्यक्ति जिसने उसके पिता के अंतिम क्षणों को देखा था। सेना छोड़ने के बाद उसका कोई पता नहीं है, लेकिन आखिरी ज्ञात पता मुंबई के बंदरगाह इलाके के पास का है। तभी आश्रम की शांति को भंग करते हुए एक धीमी लेकिन तीखी घंटी की आवाज गूंजी। यह साधु द्वारा खतरे का संकेत देने का तरीका था। तीनों ने एक साथ खिड़की से बाहर देखा। आश्रम को घेरे हुए जंगल में अंधेरे से काले कपड़ों में कई साये चुपचाप घेरा बना रहे थे। उनकी हरकतें किसी सैनिक की नहीं, बल्कि ज्यादा तेज और क्रूर हथियारों की थी। बख्शी की परछाई ने अंततः सुरक्षित ठिकाने का पता लगा लिया था। बलवान सिंह ने घबरा कर कहा, मैडम, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अंजलि घबराए नहीं। उनका चेहरा और भी ठंडा और कठोर हो गया। नहीं, यह तो बस शुरुआत है। गुरुजी, वादा किया हुआ रास्ता खोलिए।
आइसविच का किला इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला था। अध्याय 22। मुंबई का अंडरवर्ल्ड। इस तरफ साधु ने एक मूर्ति के पीछे छिपी दीवार को धकेला। एक भारी आवाज के साथ एक संकीर्ण और अंधेरी भूमिगत सुरंग का रास्ता खुल गया, जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता था। यह दशकों पुरानी एक गुप्त गुफा थी, जिसे साधु युद्ध के समय छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। समय नहीं है, जल्दी करो, मेजर जनरल अंजलि के कहने पर तीनों एक एक करके अंधेरे में गायब हो गए। साधु ने उनके पीछे चुपचाप हाथ जोड़े। कुछ ही देर में आश्रम का दरवाजा टूटने की आवाज आई और परछाई के लोग अंदर घुस आए। गुफा के अंदर घना अंधेरा और नमी थी। प्रिया अंजलि द्वारा दिए गए एक छोटे टॉर्च के सहारे आगे बढ़ी। कितनी देर बाद गुफा के अंत में बाहर की हवा महसूस हुई। यह आश्रम से काफी दूर एक घाटी में एक चट्टान की दरार थी। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, दूर आश्रम की दिशा से एक धमाके की आवाज आई। सबूत मिटाने के लिए परछाई ने आश्रम में आग लगा दी थी। प्रिया ने उस साधु के बारे में सोचकर होंठ भींच लिए, जिन्होंने उनकी वजह से अपना जीवन भर का आश्रम खो दिया। व्यक्तिगत भावनाओं को छोड़ दो कैप्टन, अब से हम भूत हैं। अंजलि की आवाज में कोई भावना नहीं थी। उन्होंने तुरंत एक छिपा हुआ सैटेलाइट फोन निकाला और एक कॉल किया। प्लान बी, मुंबई। छोटी सी बातचीत के बाद उन्होंने प्रिया और बलवान सिंह से कहा, मेरी आधिकारिक पहचान अब कोई मदद नहीं करेगी। जैसे ही बख्शी को पता चलेगा कि मैंने तुमसे संपर्क किया है, वह मुझे फंसाने का तरीका ढूंढ लेगा। अब से हम अनौपचारिक रूप से काम करेंगे। वे पूरी रात पहाड़ों में चले और एक सड़क पर पहुंचे, जहां एक पुराना डिलीवरी ट्रक उनका इंतजार कर रहा था। अब उनका लक्ष्य एक ही था, मुंबई में छिपे हुए चरण सिंह को खोजना। मुंबई का बंदरगाह एक विशाल और जटिल भूल भुलैया जैसा था। जंग लगे कंटेनर पहाड़ों की तरह ढेर थे और जहाजों के हॉर्न, मशीनों का शोर और समुद्र की नमकीन गंध का मिश्रण था। चरण सिंह का आखिरी पता एक पुराना लॉज बहुत पहले ही तोड़ दिया गया था। बख्शी की परछाई भी जरूर यहां मुंबई आएगी। उनकी जानकारी हमसे बेहतर है, इसलिए यह समय के खिलाफ एक दौड़ है, अंजलि ने कहा। वे अलग अलग काम करने लगे। अंजलि ने अपने गुप्त नेटवर्क का उपयोग करके बंदरगाह के मजदूरों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, जबकि बलवान सिंह ने अपनी मिलनसारिता का उपयोग करके पुराने नाविकों और व्यापारियों से चरण सिंह के बारे में पूछताछ की। प्रिया ने एक पहाड़ी पर बैठकर पूरे बंदरगाह पर नजर रखी, ताकि किसी भी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति की हरकतों पर ध्यान दिया जा सके। 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। चरण सिंह नाम जैसे कभी वजूद ही नहीं रखता था। हो सकता है वह पहले ही मर चुका हो, बलवान सिंह ने कहा। बख्शी ने उसे यूं ही नहीं छोड़ा होगा। तभी 2 दिनों से दूरबीन से बंदरगाह को देख रही प्रिया ने कहा, नहीं, वह जिंदा है और हम गलत तरीके से खोज रहे हैं। क्या मतलब? हम चरण सिंह को खोज रहे हैं, लेकिन अपमानित होकर सेना से निकाला गया और छिपकर जीने वाला कोई व्यक्ति अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। वह जरूर किसी और नाम से, किसी और रूप में जी रहा होगा। प्रिया ने पिछले 2 दिनों में काम करने वाले अनगिनत मजदूरों के चेहरों को अपनी आंखों में कैद कर लिया था। उनमें से एक व्यक्ति था जो हमेशा बंदरगाह के सबसे कोने में अकेले चुपचाप काम करता था। वह दूसरे मजदूरों के साथ नहीं घुलता मिलता था और काम खत्म होने पर हमेशा शराब की बोतल लेकर कहीं गायब हो जाता था। सबसे बढ़कर प्रिया की नजर उसकी मजबूत कदकाठी और तेज आंखों पर पड़ी थी। यह एक साधारण मजदूर का शरीर नहीं था, यह विशेष बलों में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किसी व्यक्ति का शरीर था। वह आदमी है। प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा किया। अगले दिन उन्होंने अपनी योजना पर काम किया। प्रिया ने खुद उससे संपर्क करने का फैसला किया। जैसे ही वह आदमी काम खत्म करके एक सस्ते से बार में गया, प्रिया उसके पीछे चली गई। वह एक कोने में बैठकर चुपचाप शराब पी रहा था। प्रिया चुपचाप उसके सामने बैठ गई। बहुत समय हो गया। हवलदार चरण सिंह। उस आदमी की आंखों में एक पल के लिए जानलेवा चमक आ गई। उसने उठकर प्रिया का कॉलर पकड़ लिया। कौन हो तुम? कर्नल विक्रम सिंह राठौर की बेटी प्रिया शर्मा। विक्रम सिंह राठौर का नाम सुनकर उस आदमी के हाथ ढीले पड़ गए। उसने प्रिया को घूरते हुए कहा, यहां क्यों आए हो? मरने का शौक है क्या?
दफा हो जाओ यहां से, मुझे आपकी कहानी सुननी है। ऑपरेशन भोर का तारा की सच्चाई। चरण सिंह पागलों की तरह हंसने लगा। सच्चाई? कोई सच्चाई नहीं है। उस दिन हम सब मर गए थे और जिंदा बचा तो सिर्फ जनरल बख्शी, समझी? चली जाओ यहां से। मुझे भी मरवाओगी क्या? उसने प्रिया को धक्का दिया और बाहर भाग गया। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। वह लड़खड़ाते हुए गली में गायब होते उसके पीछे भागी। एक बंद गली। चरण सिंह दीवार के सहारे खड़ा होकर परेशान होकर अपना सिर खुजला रहा था। प्रिया उसके सामने खड़ी हुई और अपनी जेब से छोटा टेप रिकॉर्डर निकाला और प्ले बटन दबाया। चरण, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां मर जाऊं तो इस रिकॉर्डिंग को। गली में उसके सम्मानित कमांडर की आखिरी आवाज गूंज उठी। चरण सिंह का शरीर अकड़ गया। उसने कांपती आंखों से रिकॉर्डर को देखा। 10 साल से शराब और बुरे सपनों में दबी उस दिन की यादों का नरक का दरवाजा खुल गया। कर्नल साहब। चरण सिंह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। वह एक बच्चे की तरह रोने लगा। उसके रोने में पिछले सालों का डर, अपराध बोध और अन्याय सब कुछ समाया हुआ था। काफी देर रोने के बाद उसने अंततः सब कुछ उगल दिया। कर्नल साहब हमें बचाने के लिए अकेले रह गए थे और वह कमीना बख्शी अपनी जान बचाने के लिए भागा था। उसने हम बचे हुए लोगों को हमारे परिवारों का वास्ता देकर धमकाया। कहा कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो हमारे परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। गुस्से में चरण ने दीवार पर मुक्का मारा। मैंने उसकी बात सुनकर उसके जबड़े पर मुक्का मार दिया था। इसीलिए मुझे सेना से निकाला गया था। वह सिर्फ एक गद्दार नहीं है, वह एक शैतान है। चरण सिंह ने कुछ तय करते हुए कांपती आवाज में कहा। उसके इतना बेताब होने का एक और कारण था। उस मिशन का असली लक्ष्य उत्तर में दुश्मन द्वारा छिपाए गए सेना के एक गुप्त फंड की सूची को हासिल करना था। यह एक ऐसा पिटारा था जिसमें सेना के कई बड़े अधिकारियों के नाम थे। कर्नल साहब ने उसे हासिल कर लिया था, लेकिन जैसे ही वे गिरे बख्शी ने वह बैग चुरा लिया और भाग गया। उसने उसी से सौदा किया। अपनी हीरो की कहानी बनाने के बदले उसने उस भ्रष्टाचार की सूची का एक हिस्सा सौंप दिया और बाकी को अपने भविष्य के लिए बीमा के तौर पर रख लिया। यह कल्पना से भी बड़ी सच्चाई थी। बख्शी ने केवल अपनी गलतियों को नहीं छिपाया था, वह सेना को हिला देने वाले एक बड़े भ्रष्टाचार के केंद्र में था। गवाही दीजिए, मेरे साथ लड़िए। कर्नल साहब के सम्मान के लिए। प्रिया की विनती पर चरण सिंह की मरी हुई आंखों में धीरे धीरे एक चिंगारी जलने लगी। लड़ना होगा। मैंने कर्नल साहब के साथ बहुत अन्याय किया है, अब उसका कर्ज चुकाना होगा। जैसे ही उसने उठने का फैसला किया, अंधेरी गली के दोनों प्रवेश द्वार एक साथ बंद हो गए। काले सूट में कुछ लोग चुपचाप सामने आए। उनमें से एक, जिसके चेहरे पर एक निशान था, ताली बजाते हुए आगे बढ़ा। क्या भावनात्मक पुनर्मिलन है? भूतों की पार्टी अब खत्म होती है। यह परछाई थी। वे शुरू से ही चरण सिंह पर नजर रखे हुए थे और प्रिया के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि सब कुछ पुष्टि हो सके। जनरल बख्शी ने आप दोनों को सलाम भेजा है और कहा है कि आप दोनों अब आराम करें। निशान वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली। चारों तरफ से घिरी एक बंद गली। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय ताम, एक नया खेल। क्या भावनात्मक पुनर्मिलन है। भूतों की पार्टी अब खत्म होती है। निशान वाले आदमी के शब्द मौत की सजा की तरह थे। अंधेरी और नम गली में हवा भारी हो गई थी। प्रिया ने सहज रूप से चरण सिंह के सामने आकर उसे ढक लिया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। मौत के डर से ज्यादा अपने पिता का सम्मान और इस सारी सच्चाई को अपनी आंखों के सामने खो देने का डर था। जनरल बख्शी ने आप दोनों को सलाम भेजा है और कहा है कि आप दोनों अब आराम करें। निशान वाले आदमी के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान के साथ साइलेंसर लगी पिस्तौल प्रिया के दिल पर तान दी गई। सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक उसी पल की रात की खामोशी को चीरती हुई टायरों की तेज आवाज के साथ दो काली सेडान गाड़ियां गली के प्रवेश द्वार पर फिसलती हुई आईं और परछाई के भागने का रास्ता रोक दिया। साथ ही गली के दूसरी तरफ से भी गाड़ियां आकर घेराबंदी करने लगीं। गाड़ियों के दरवाजे खुले और मजबूत कद काठी के लोग बाहर निकले। वे सैनिक या परछाई के लोगों से अलग,
ज्यादा तेज और सहज चाल वाले थे। वे पुलिस वाले थे। सायरन की तेज आवाज के बजाय धीमी बत्तियों की नीली और लाल रोशनी ने गली को रोशन कर दिया। परछाई के लोग घबरा गए। कानून के बाहर काम करने वालों के लिए कानून का सामना करना सबसे बड़ी बाधा थी। यहां गोलीबारी होने पर बख्शी तक भी आंच पहुंच सकती थी। निशान वाले आदमी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने प्रिया को एक घृणित नजर से देखा और धीरे से आदेश दिया, पीछे हटो। परछाई के लोग धुएं की तरह इमारतों की छतों और दीवारों के पार बिखर गए। गली में केवल प्रिया, चरण सिंह और उन्हें घेरे हुए पुलिस वाले रह गए। एक कार से उतरकर एक अधेड़ उम्र का आदमी उनकी ओर आया, मुड़ा हुआ सूट और थका हुआ चेहरा, लेकिन उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। कैप्टन प्रिया शर्मा, आप कौन हैं? इंस्पेक्टर विक्रम यादव, मुंबई क्राइम ब्रांच। मेजर जनरल अंजलि मेनन पर मेरा कुछ उधार है। यह अंजलि की आपातकालीन योजना थी। उन्होंने परछाई के पीछा करने का अंदाजा लगा लिया था और सबसे बुरे हालात के लिए अपने सबसे भरोसेमंद बाहरी मददगार से संपर्क कर लिया था। सेना के अंदर नहीं, बल्कि पुलिस, और वह भी एक ऐसे अनुभवी इंस्पेक्टर से जो बख्शी के प्रभाव से अपेक्षाकृत मुक्त और अपने अडियल स्वभाव के लिए मशहूर था। इंस्पेक्टर यादव ने चरण सिंह और प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और एक गहरी सांस ली। फौजियों के मामले सुलझाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन लगता है मामला बहुत गंभीर है। हमें यहां से निकलना होगा। वे लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे। इंस्पेक्टर यादव उन्हें मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट में ले गया। यह पुलिस द्वारा अपराधियों पर नजर रखने या गवाहों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक गुप्त सुरक्षित घर था। बाहर से यह एक सामान्य घर जैसा दिखता था, लेकिन खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ फिल्म लगी थी और दरवाजा भारी स्टील का था। अंदर मेजर जनरल अंजलि मेनन और सूबेदार मेजर बलवान सिंह बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। तुम लोग सुरक्षित हो, अंजलि ने राहत की सांस लेने के बजाय एक छोटा औपचारिक वाक्य कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी कंपन थी। सुरक्षित घर में मौजूद 5 लोगों के बीच एक भारी तनाव था। चरण सिंहा कोने में अभी भी घबराया हुआ था और बलवान सिंहा उसे दिलासा दे रहे थे। इंस्पेक्टर यादव इस सारी स्थिति से नाखुश दिख रहे थे। जनरल, यह सब क्या हो रहा है? आज जो लोग आए थे वे साधारण गुंडे नहीं थे। वे ऐसे लोग हैं जो किसी की जान लेना मक्खी मारने से भी आसान समझते हैं। क्या आप अपने सेना के अंदरूनी मामले में मेरे लोगों की जान भी जोखिम में डालना चाहती हैं? इंस्पेक्टर यादव के तीखे सवाल पर अंजलि ने कहा, इंस्पेक्टर, यह सिर्फ सेना का अंदरूनी मामला नहीं है। यह देश की सुरक्षा को हिला देने वाला एक बड़ा कैंसर है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इलाके में होने वाले ड्रग्स, अवैध हथियारों और तस्करी के पैसे कहां जाते हैं? उन्होंने चरण सिंह द्वारा बताए गए भ्रष्टाचार की सूची का संकेत दिया। बख्शी ने जो चुराया था वह सिर्फ एक खाता बही नहीं थी, बल्कि सेना, राजनीति और व्यापार को जोड़ने वाली एक विशाल भ्रष्टाचार की श्रृंखला थी। इंस्पेक्टर यादव का चेहरा कठोर हो गया। वह भी जानते थे कि उनके क्षेत्र में होने वाले अनगिनत अपराधों के पीछे एक अदृश्य बड़ी ताकत है। तो योजना क्या है? अब सारे पत्ते हमारे पास हैं, सबूत और गवाह, लेकिन हम इन पत्तों को खुद नहीं चल सकते। जैसे ही हम बख्शी के बनाए खेल में उतरेंगे, सब कुछ खारिज कर दिया जाएगा। हमें एक नया खेल बनाना होगा। अंजलि की नजर प्रिया पर गई। हम एक ऐसे निर्णायक को लाएंगे जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। मीडिया। उन्होंने जिस पत्रकार का जिक्र किया वह थी अनन्या दत्ता, एक खोजी पत्रकारिता विशेषज्ञ। वह सत्ता के दबाव में ना झुकने और निडर होकर बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश करने के लिए जानी जाती थी। हम सब कुछ अनन्या दत्ता को सौंप देंगे। टेप, तस्वीरें और चरण सिंहा का बयान। जब वह इस कहानी को छापेगी तो बख्शी और उसका समर्थन करने वाली ताकतें भी सच्चाई को नहीं दबा पाएंगी। ये आखिरी दाम था। सब कुछ एक ही पत्रकार पर निर्भर था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। अंजलि ने एक एनक्रिप्टेड ईमेल के माध्यम से अनन्या दत्ता से संपर्क किया। ऑपरेशन भोर का तारा का भूत आपसे मिलना चाहता है। कुछ घंटों बाद जवाब आया, कल दोपहर 12 बजे, दिल्ली हैबिटेट सेंटर, ओपेरा थिएटर लॉबी। मेरे हाथ में लाल रंग का स्कार्फ देखो। अनन्या दत्ता भी एक चतुर खिलाड़ी थी।
उसने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे भीड़भाड़ वाली और सार्वजनिक जगह चुनी थी। वहां बख्शी की परछाई भी खुलकर हरकत नहीं कर सकती थी। योजना बन गई और सबकी भूमिकाएं तय हो गईं। इंस्पेक्टर यादव ने सुरक्षित घर के आसपास सुरक्षा और दिल्ली तक सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी ली। बलवान सिंह को, चरण सिंह को शांत रखने और किसी भी आपात स्थिति के लिए भागने का रास्ता तैयार करने का काम सौंपा गया। और प्रिया, उसे सबूतों और गवाह को लेकर सीधे अनन्या दत्ता से मिलने की सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक भूमिका निभानी थी। रवाना होने से ठीक पहले सुरक्षित घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। सबके चेहरे सख्त हो गए। इंस्पेक्टर यादव ने दरवाजा खोला तो उनका एक सिपाही हांफता हुआ खड़ा था। सर, बड़ी गड़बड़ हो गई। कल रात हम पर हमला करने वालों की पहचान हो गई है। सिपाही द्वारा दी गई तस्वीर में कल रात गली में मिले निशान वाले आदमी का चेहरा था। नाम है कांचा। 10 साल पहले पकड़ा गया एक पूर्व रॉ एजेंट, जिसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया था। वह एक भूत है। आधिकारिक तौर पर वह इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। सुरक्षित घर में हवा जम गई। वे जिस दुश्मन का सामना कर रहे थे वह बख्शी के निजी गुंडों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वह एक ऐसी हत्या मशीन थी जिस पर देश का भी नियंत्रण नहीं था। इंस्पेक्टर यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। लानत है, वह अब हमारे लोगों की तस्वीरें लेकर पूछताछ कर रहा है। अब यह सेना का नहीं बल्कि हमारी क्राइम ब्रांच के अस्तित्व का सवाल बन गया है। बख्शी अब एक बिना ब्रेक वाली ट्रेन की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। और उस ट्रेन का अंतिम गंतव्य कल दोपहर 12 बजे दिल्ली हैबिटेट सेंटर था। अध्याय 3, आखिरी दान। कांचा। दुनिया में मौजूद ना होने वाले एक हत्यारे के नाम ने सुरक्षित घर में मौजूद सभी को कंपा दिया। यह केवल एक खतरा नहीं था, यह मौत का साक्षात रूप था। इंस्पेक्टर विक्रम यादव के चेहरे का रंग उड़ गया। अब यह मामला उनके स्वाभिमान या न्याय की भावना का नहीं बल्कि उनके साथियों की जान का सवाल बन गया था। योजना के अनुसार ही काम होगा। खामोशी को मेजर जनरल अंजलि ने तोड़ा। उनकी आवाज स्टील की तरह ठंडी थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी कंपन थी। बल्कि यह अच्छा ही हुआ। दुश्मन जितना मजबूत होगा, हमारी हार में खोने के लिए उतना ही ज्यादा होगा। उनकी यह बेताबी इस बात का सबूत है कि हम सच्चाई के दिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उनके शब्दों ने डरे हुए लोगों के दिलों को फिर से मजबूत किया। सबकी नजरें एक जगह पर टिक गईं। कल दोपहर 12 बजे दिल्ली हैबिटेट सेंटर। वह जगह या तो आखिरी उम्मीद होगी या फिर सबकी कब्र। उसी समय एक समाचार पत्र के दफ्तर में खोजी पत्रकार अनन्या दत्ता अपनी मॉनिटर पर आए एक पंक्ति के ईमेल को 10वीं बार पढ़ रही थी। ऑपरेशन भोर का तारा का भूत आपसे मिलना चाहता है। उसकी पत्रकारिता की छठी इंद्रिय खतरे की घंटी बजा रही थी। ऑपरेशन भोर का तारा 10 साल पहले सेना द्वारा एक नायक के जन्म और एक गद्दार की मौत की कहानी बताकर जल्दबाजी में बंद कर दिया गया एक रहस्यमयी ऑपरेशन। उस समय एक नई पत्रकार के रूप में उसने सोचा था कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसकी हर कोशिश एक बड़ी दीवार से टकराकर विफल हो गई थी। और अब उस मामले का भूत उससे मिलना चाहता था। या तो एक जाल था या फिर उसके पत्रकारिता जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली एक बहुत बड़ी खबर। उसने संकोच नहीं किया। जोखिम जितना बड़ा होता है, खबर का मूल्य उतना ही बढ़ता है। जवाब भेजने के बाद वह पूरी रात ऑपरेशन भोर का तारा से जुड़े सभी दस्तावेजों को फिर से खंगालने लगी और एक नाम पर उसका ध्यान गया। हरबख्श सिंह बख्शी। असामान्य रूप से तेज पदोन्नति, ऑपरेशन से जुड़े लोगों की रहस्यमय मौतें, पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे। अगले दिन दोपहर दिल्ली हैबिटेट सेंटर शास्त्रीय संगीत और लोगों की चहल पहल से भरा हुआ था। इंस्पेक्टर यादव की योजना लगभग ठीक थी। उन्होंने प्रिया और चरण सिंह को ओपेरा देखने आए एक सामान्य कॉलेज छात्रा और उसके पिता के रूप में तैयार किया था। पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े, अजीब सा चश्मा। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वे देश के सबसे खतरनाक भगोड़े हैं। टीम्बी। लक्ष्य अंदर आ गया है। अपनी स्थिति से निगरानी शुरू करो।
इंस्पेक्टर यादव की आंखें चारों ओर घूम रही थी। उनकी टीम के सदस्य दर्शकों के बीच स्वाभाविक रूप से घुल मिल गए थे, लेकिन उनका सारा ध्यान एक ही जगह पर था। कांगचा, वह भूत कहाँ होगा? प्रिया चरण सिंह का हाथ पकड़े एक सहप्याउचिंग बनाने की कोशिश करते हुए लॉबी में चल रही थी, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसे लग रहा था जैसे भीड़ में किसी की नजरें उन्हें भेद रही हों। तभी उसकी नजर दूसरी मंजिल की बालकनी से उसे देख रहे एक आदमी से मिली, मेजर राकेश राणा। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ प्रिया की ओर होंठों से कहा, खेल खत्म। बख्शी के लोग पहले से ही यहां मौजूद थे। प्रिया ने घबराए बिना नजरें हटा ली। मिलने की तय जगह थिएटर की तीसरी मंजिल पर खुली छत थी। वह जगह सुनसान थी और चारों ओर से खुली हुई थी, जो किसी भी हमले से बचने के लिए अच्छी थी। वह चरण सिंह को लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि हर तरफ से तीखी नजरें उन पर है। छत पर वादे के अनुसार लाल स्कार्फ पहने एक महिला खड़ी थी। अनन्या दत्ता, तेज आंखें और दृढ़ होंठ। उसने बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर बात की। मुझे कहानी सुनाइए। उस भूत की आवाज। चरण सिंह अनन्या के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि पहले तो वह कुछ बोल ही नहीं पाया। जब प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा, तब जाकर उसने कांपती आवाज में 10 साल से दबी सच्चाई को उगलना शुरू किया। अन्या ने रिकॉर्डर चालू रखा और उसकी हर बात को ध्यान से सुनते हुए तीखे सवाल पूछे। क्या आपके पास सबूत है इन सभी दावों का समर्थन करने के लिए? प्रिया ने टेप और तस्वीरें दी। अनन्या ने एक पोर्टेबल डिवाइस पर टेप की सामग्री की जांच की और तस्वीरों को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास भर गया था। मैं विश्वास करूंगी, लेकिन यह काफी नहीं है। बख्शी इसे मनगढ़ंत बताएगा। हमें उसकी गर्दन तोड़ने के लिए एक निर्णायक वार की जरूरत है। उसका मतलब था भ्रष्टाचार की सूची, लेकिन वह तो बख्शी के पास थी। निराशा प्रिया पर हावी होने ही वाली थी कि चरण सिंह ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी जैकेट का अस्तर फाड़ना शुरू कर दिया। कर्नल साहब ने हर स्थिति के लिए तैयारी की थी। अस्तर से जो निकला वह मोम के कागज में लिपटी एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। यह भ्रष्टाचार की सूची के अनगिनत पन्नों में से केवल एक पन्ने की तस्वीर थी, लेकिन उस पन्ने पर सेना के अन्य बड़े अधिकारियों के नामों के साथ हरबख्श सिंह बख्शी का नाम और एक बड़ी रिश्वत की राशि साफ साफ लिखी हुई थी। यह एक अमची और अकाट्य सबूत था। अनन्या दत्ता की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने तस्वीर लेकर अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, तभी वहीं तक छत के प्रवेश द्वार को मेजर राकेश राणा के नेतृत्व में सैन्य पुलिस के एक दल ने रोक लिया था। लॉबी से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। भगोड़ा और देशद्रोही कैप्टन प्रिया शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। विरोध करने पर गोली मारने का आदेश है। बख्शी ने अपना आखिरी पत्ता चल दिया था। जब हत्या विफल हो गई तो उसने अपनी आधिकारिक शक्ति का उपयोग करके प्रिया को खत्म करने का फैसला किया। चारों ओर से सैन्य पुलिस से घिरे होने के बावजूद अनन्या दत्ता घबराई नहीं। उसने डेटा चिप निकालकर पास खड़े इंस्पेक्टर यादव के एक सिपाही की ओर फेंकते हुए चिल्लाया, इसे लेकर भागो, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही सिपाही ने चिप पकड़ी और दूसरी तरफ भागा, पूरी लॉबी में अफरा तफरी मच गई। मेजर जनरल अंजलि और बलवंत सिंह सैन्य पुलिस से घिरे हुए समय बर्बाद कर रहे थे और इंस्पेक्टर यादव के लोक नागरिकों की रक्षा करते हुए सैन्य पुलिस का सामना कर रहे थे। प्रिया, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। राकेश ने प्रिया पर बंदूक तान दी। प्रिया चरण सिंह को लेकर पीछे हटी। उसके पीछे शीशे की एक ऊंची दीवार थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। प्रिया ने फैसला किया, वह इस तरह पकड़ी जाकर सब कुछ नहीं खो सकती थी। उसने पास रखा एक बड़ा गमला उठाकर शीशे की दीवार पर दे मारा। धड़ाम की आवाज के साथ शीशा टूट गया और ठंडी हवा अंदर आ गई। हवलदार साहब, मुझ पर भरोसा रखिए। प्रिया ने बिना सोचे चरण सिंह का हाथ पकड़ा और टूटे हुए शीशे से बाहर तीसरी मंजिल की ऊंचाई से नीचे बने एक बड़े तालाब की ओर छलांग लगा दी। छपाक दोनों के शरीर ठंडे पानी में गायब होते देख राकेश ने गुस्से में हवा में गोलियां चलाईं। सारे साथी पकड़े गए थे और जिस पत्रकार पर भरोसा था वह संकट में थी। प्रिया और चरण सिंह अब देश के सबसे प्रसिद्ध भगोड़े बन चुके थे और ठंडे दिल्ली के बीचों बीच अकेले छोड़ दिए गए थे। अंतिम अध्याय। जब भोर का तारा चमका,
पानी नरक की तरह ठंडा था। प्रिया बेहोश हो रहे चरण सिंहा को पकड़कर किसी तरह सतह पर आए। हैबिटेट सेंटर का परिसर सैन्य पुलिस की चीखों और लोगों के हाहाकार से गूंज रहा था। भीगे हुए शरीर के साथ भीड़ में घुल मिलकर प्रिया चरण सिंह को सहारा देते हुए पागलों की तरह दौड़ी। कहाँ जाना है, किससे मदद मांगनी है, कोई योजना नहीं थी। जनरल अंजलि, बलवान सिंह, इंस्पेक्टर यादव सब पकड़े गए थे। अब वे पूरी तरह से अकेले थे। कैप्टन, मैडम, मुझे यहीं छोड़ दो और भाग जाओ, चरण सिंह ने निराशा से कहा। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसके दिमाग में बहुत पहले पिता द्वारा सुनाई गई एक कहानी धुंधली सी याद आए। प्रिया बेटा, अगर कभी ऐसा समय आए जब दुनिया के सभी लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाए तो इस पते पर चली जाना। फोन मत करना, बस सीधे चली जाना और कहना विक्रम का तेज लौट आया है। बचपन में सुनी ये बात अब उसके लिए एकमात्र सहारा थी। टैक्सी के लिए पैसे नहीं थे। प्रिया ने एक डिलीवरी बॉय को रोककर विनती की। भीगी वर्दी में एक लड़की की बेबसी देखकर डिलीवरी बॉय ने उसे कुछ पैसे लेकर हेलमेट दे दिया। ऑटो एक ऐसी जगह पहुंचा जो दिल्ली के पुराने समय में थमे हुए इलाके जैसा था। पते के अंत में शौर्य अखाड़ा का एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था। यह एक पारंपरिक मार्शल आर्ट स्कूल था। प्रिया ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनका शरीर बूढ़ा था, लेकिन उनकी गहरी आंखों और सीधी कमर में एक असाधारण ऊर्जा थी। कौन? विक्रम का तेज लौट आया है। जैसे ही प्रिया ने कोडवर्ड कहा, बूढ़े व्यक्ति की आंखें एक पल के लिए तीक्ष्ण हो गई। उन्होंने प्रिया की भीगी हालत और उसके पीछे कांपते चरण सिंह को देखा और बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने दिया। अखाड़े के गुरु शिवशंकर जी उसके पिता के सेना के साथी नहीं थे। वे उससे भी गहरे एक धर्म भाई थे और एक ऐसे गुप्त देशभक्त संगठन के सदस्य थे जो पर्दे के पीछे रहकर देश के लिए काम करता था। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ ने सेना में भ्रष्टाचार का अंदाजा लगा लिया था और अंतिम उपाय के रूप में इन्हें तैयार रखा था। गर्म चाय और सूखे कपड़े मिलने के बाद प्रिया ने पूरी कहानी बताई। गुरु शिवशंकर चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन चाय का कप पकड़े उनके हाथ की नसें तन गई थी। तो विक्रम ऐसे गया और उसका बोध तुम आज लेकर आए हो। गुरु शिवशंकर ने तुरंत अपने संगठन को सक्रिय कर दिया। आधे दिन के भीतर उन्होंने पता लगा लिया कि जनरल अंजलि और बलवान सिंह को एक गुप्त सैन्य सुविधा में कैद किया गया है और अनन्या दत्ता को घर में नजरबंद कर दिया गया है। बख्शी खेल खत्म करना चाहता है। सुबह होने से पहले सभी गवाहों और सबूतों को मिटाकर और पत्रकार का मुंह बंद करके वह सोचता है कि वह जीत जाएगा। उसी समय अनन्या दत्ता अपने अपार्टमेंट में फंसी हुई थी। उसके लैपटॉप और फोन जब्त कर लिए गए थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसने असली डेटा चिप कहां छिपाई थी। एक पत्रकार के पास हमेशा एक से ज्यादा योजनाएं होती हैं। अनन्या ने बाथरूम में जाकर एक पुराने पंखे का कवर खोला। उसके अंदर एक छोटी सी यूएसबी चिपकी हुई थी। उसने पहले से छिपाया हुआ एक आपातकालीन लैपटॉप निकाला और यूएसबी लगाए। अब बस एक ही काम बाकी था, इस खबर को दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन उसके ऑफिस का नेटवर्क ब्लॉक था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी को एक गुप्त संदेश भेजा। न्याय कभी कभी सामने के दरवाजे से नहीं, बल्कि पीछे के दरवाजे से आता है। यह एक तय किया हुआ कोड था। बख्शी अपने दफ्तर में शराब पी रहा था। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। अंजलि को देशद्रोह के आरोप में बर्खास्त कर दिया जाएगा और प्रिया को एक भगोड़े के रूप में मार दिया जाएगा। सबूत बरामद कर लिए जाएंगे और पत्रकार चुप हो जाएगी। एक का अंत। उसने कांचा को अंतिम आदेश दिया, पुरानी दिल्ली के उन चूहों को खत्म कर दो। सुबह होने से पहले कोई निशान नहीं बचना चाहिए। रात के सबसे गहरे पहर में शौर्य अखाड़ा के शांत आंगन में अंधेरे से भी गहरे साये चुपचाप दीवारों पर चढ़ने लगे। ये कांचा और उसकी टीम थी। गुरु शिवशंकर अखाड़े की सभी बत्तियां बंद करके चुपचाप बैठे थे। उनके बगल में उनकी दशकों पुरानी तलवार रखी थी। अखाड़े के कुछ युवा शिष्य उनके पीछे गंभीर चेहरों के साथ खड़े थे।
प्रिया ने हैबिटेट सेंटर से चीनी हुई पिस्तौल की गोलियां जांची। 5 बची थी। जैसे ही पहला साया आंगन में उतरा, गुरु शिवशंकर की आंखें चमक उठी। लगभग उसी समय मीलों दूर अनन्या दत्ता के अपार्टमेंट में उसके साथी द्वारा भेजे गए एक सुरक्षित सर्वर से जुड़कर अन्या ने कांपते हाथों से लैपटॉप पर एंटर कुंजी दबाई। भोर के तारे ने धोखा नहीं दिया। उसकी खबर के दुनिया के सामने आने का क्षण और गुरु शिवशंकर की तलवार के अंधेरे को चीरने का क्षण एक ही था। गुरु शिवशंकर की तलवार ने बिजली की गति से एक हत्यारे के चाकू को रोक दिया। शांत अखाड़ा एक पल में एक क्रूर युद्ध के मैदान में बदल गया। गुरु शिवशंकर और उनके शिष्यों ने संख्या में कम होने के बावजूद अपनी वर्षों की साधना से आक्रमणकारियों का सामना किया, लेकिन कांचा की टीम मानव हथियार थी। साइलेंसर लगी बंदूकों से गोलियां निकल रही थी और तेज धार वाले चाकू अंधेरे को काट रहे थे। प्रिया पिस्तौल लिए चरण सिंह की रक्षा करते हुए एक कमरे में पीछे हट गई। वह एक सैनिक थी, लेकिन इस तरह की लड़ाई का उसे कोई अनुभव नहीं था। उसने नियमों के अनुसार कवर लेते हुए शांति से गोलियां चलाईं। हर गोली के साथ दुश्मन गिर रहे थे, लेकिन वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। कैप्टन मैडम, ये लीजिए। चरण सिंह ने अपनी जेब से मूल तस्वीरें और टेप निकालकर प्रिया को दी। मैं यहां मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन ये कर्नल साहब का सम्मान बचना चाहिए। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने पास पड़ी एक लकड़ी की तलवार उठाई और प्रिया के सामने खड़ा हो गया। इस बीच अनन्या दत्ता की खबर इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। शुरुआत में यह एक छोटी सी हलचल थी, लेकिन खबर में शामिल चौंकाने वाली तस्वीरें, बख्शी की कायर आवाज वाली ऑडियो फाइल और कर्नल राठौड़ की आखिरी वसीयत के सामने आते ही यह हलचल एक सुनामी में बदल गई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया ठप हो गया और सभी समाचार वेबसाइटों पर ऑपरेशन भोर का तारा विक्रम सिंह राठौड़ और हरबख्श बख्शी ट्रेंड करने लगे। सोई हुई मीडिया जाग गई और प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय के फोन बजने लगे। बख्शी द्वारा दशकों में बनाई गई झूठ की दीवार कुछ ही मिनटों में रेत के महल की तरह ढह रही थी। बख्शी अपने दफ्तर में यह सब देख रहा था। उसके हाथ से शराब का गिलास गिरकर टूट गया। उसके चेहरे से पहली बार शांति गायब हुई और घबराहट, गुस्सा और डर उभर आया। उसके सत्ता के साथ ही सेना और राजनीति के लोग उससे मुंह मोड़ने लगे थे। वह एक अकेला द्वीप था। अखाड़े में लड़ाई अपने चरम पर थी। गुरु शिवशंकर को कई गहरे घाव लगे थे, लेकिन वे एक बूढ़े शेर की तरह दहाड़ते हुए कांचा से लड़ रहे थे, लेकिन वे उम्र को नहीं हरा सकते थे। जैसे ही कांचा की तलवार ने गुरु शिवशंकर के कंधे को गहराई से काटा, प्रिया ने उस पर अपनी आखिरी गोली चलाई। गोली कांचा के हाथ को छूकर निकल गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की और प्रिया की ओर दौड़ा। जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी धड़ाम की आवाज के साथ अखाड़े का भारी दरवाजा टूट गया और पूरी तरह से हथियारों से लैस पुलिस के विशेष बल के जवान अंदर घुस आए। उनके आगे इंस्पेक्टर विक्रम यादव खड़े थे। हिलो मत, वरना गोली मार दूंगा। सब हथियार डाल दो। अनन्या की खबर फैलते ही प्रधानमंत्री ने तत्काल आदेश दिए थे और एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। इंस्पेक्टर यादव उसी दल का नेतृत्व करते हुए सेना के बजाय पुलिस बल लेकर यहां पहुंचे थे। कांचा और बचे हुए हथियारों ने प्रतिरोध छोड़ दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सब कुछ खत्म हो गया था। धूल से भरे अखाड़े में प्रिया खून और पसीने से लथपथ वहीं गिर पड़ी। कुछ हफ्तों बाद देश भोर तारा गेट कांड से हिल गया था। बख्शी सहित दर्जनों सैन्य अधिकारियों और राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मेजर जनरल अंजलि मेनन और सूबेदार मेजर बलवान सिंह को रिहा कर दिया गया और वे मामले की सच्चाई की जांच करने वाली एक विशेष समिति के मुख्य सदस्य बन गए। चरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। उसकी अपमानजनक बर्खास्तगी रद्द कर दी गई और उसे एक राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया। अनन्या दत्ता ने उस साल के सभी पत्रकारिता पुरस्कार जीते और अंत में रक्षा मंत्रालय की एक विशेष अदालत में अपने सभी रैंक और पदक छीन लिए जाने के बाद एक कैदी की वर्दी में हरबख्श बख्शी गवाह के कटघरे में खड़ी प्रिया शर्मा के सामने खड़ा था। उसने अपनी सब कुछ खो चुकी खाली आंखों से प्रिया को देखा और माइक पर कहा,
कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ एक सच्चे सैनिक थे। गद्दार मैं था। मैं कैप्टन प्रिया शर्मा से और स्वर्गीय कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ की आत्मा से घुटने टेक कर माफी मांगता हूं। उसकी माफी शायद सच्ची नहीं थी, लेकिन यह एक युग के अंत की आधिकारिक घोषणा थी। मौसम बदला और गर्म धूप खिली। दिल्ली छावनी स्थित राष्ट्रीय कब्रिस्तान अपमानित सैनिकों के क्षेत्र से उसके पिता की कब्र को जनरल क्षेत्र में सबसे सम्मानजनक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। गद्दार के कलंक के बजाय पत्थर पर नए शब्द उकेरे गए थे। भारत का शाश्वत भोर का तारा कर्नल विक्रम सिंह राठौर, भारतीय सेना यहां सो रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया सर्वोच्च सैन्य सम्मान पत्थर के सामने रखा गया था। ताजी इस्त्री की हुई वर्दी पहने कैप्टन प्रिया शर्मा अपने पिता की नई कब्र के सामने खड़ी थी। उसके पीछे मेजर जनरल अंजलि मेनन, सूबेदार मेजर बलवान सिंह, चरण सिंह और सादे कपड़ों में इंस्पेक्टर विक्रम यादव खड़े थे। प्रिया ने चुपचाप एक कड़ा सल्यूट किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। लंबा और कठिन युद्ध समाप्त हो गया था। अंधेरा छट गया था और उसके पिता अंततः एक सम्मानित सितारा बनकर आकाश में चले गए थे। प्रिया ने सल्यूट नीचे करते हुए उगते सूरज को देखा। उसकी आंखों में अब कोई दुहाक या गुस्सा नहीं था। अपने पिता की बेटी के रूप में और भारत की एक सैनिक के रूप में वह अपना रास्ता चलती रहेगी, क्योंकि भोर का तारा कभी अस्त नहीं होता।